तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क बेसिकली पावर नहीं होता, इसको बोलते हैं पार, लेकिन मैं पावर ही बोलूंगा, ठीक है। आपको पता है मेरी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है ना। तो वर्क, पावर, एनर्जी। सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे वर्क पे। इसका तात्पर्य क्या है और कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग केसेस जो है उस पर चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे पावर और एनर्जी की। बट बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर हम क्या करते हैं, एक बार इन तीनों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इनका मतलब क्या है और ये तीनों टर्म्स आपस में एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं। तो आप ऐसा समझिए, सबसे पहले हम पता लगाते हैं वर्क क्या होता है। वर्क तो बहुत कुछ होता है। मैं अपने भाई को कहता हूं भाई एक ये छोटा सा काम है करना, कहता भाई मैं 5 मिनट में करता हूं, मैं कुछ काम कर रहा हूं। वर्क का मतलब हिंदी में तो होता है काम, कार्य, और कार्य का शास्त्रों में कुछ और ही मतलब है। खैर हम उस काम पे नहीं जाते, हम इस काम पे आते हैं। कौन सा काम? पानी पीना भी एक काम है, लेकिन ये कैसा काम है? चलना एक काम है, बैठ के गाने सुनना वो भी एक काम है। लेकिन फिजिक्स की भाषा में हम कब कहते हैं कि कार्य हो चुका है ना। मान लो आपके घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेबर आई हुई है, वो काम कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है, काम तो होता ही रहता है। पर हम फिजिक्स में कब कहेंगे कि कार्य प्रगति पे है? जैसे मान लो ये एक पत्थर है 50 किलो का और आपके घर पे कार्य चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। ये बहुत बेशकीमती पत्थर है और एक आदमी इसको ऐसे पकड़ के खड़ा है और ये सुबह से शाम तक खड़ा रहा बेचारा इस पत्थर को ऐसे ही पकड़ के। आप कह रहे हो दोपहर में चलो भाई ये लो एक काम करो, एक कप चाय पी लो। वो चाय अरे अरे वो चाय नहीं पी पा रहा है क्योंकि वो तो काम करने में व्यस्त है। अब बताओ ये बेचारा सुबह से शाम तक, वही शाम को देखा जो भी इसके 500-700 बनते हैं, लाओ जी मेरी मजदूरी दे दो, दिहाड़ी दे दो, आपके पास आता है कि मैंने आज पूरा दिन काम किया है। आपको पता चलता है काम क्या करा है कि जी पूरा दिन ये पत्थर पकड़ के पड़ा था, पत्थर पकड़ के खड़ा था कि ये गिर ना जाए। अच्छा अब आपको क्या लगता है ये इसने कुछ कार्य करा? बेसिकली ऐसा ही फिजिक्स में भी है। जब तक आप कुछ एफर्ट्स डाल रहे हो, एफर्ट्स का मतलब आपने फोर्स लगाया और कुछ हलचल नहीं हो रही है, तो इसका तात्पर्य है कि आपने कोई कार्य नहीं किया। यानी कि मान लो आपने एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, ऐसे डिस्प्लेस करना है आपको। एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, आपने उसे ऐसे फोर्स लगाया और वो ऐसे भाग गया। आपने सही सुना, मैंने यही कहा, आपने फोर्स ऐसे लगाया और वो इधर भाग गया। इसका क्या तात्पर्य है? देखो सोचने वाली बात यह कि आपने फोर्स ऐसे लगाया तो पार्टिकल इधर डिस्प्लेस होना चाहिए, इधर क्यों भाग गया? इसका मतलब है कि इसके पीछे जरूर कोई एक और दुष्ट फोर्स होगा जिसने वर्क डन किया होगा, है ना। सिंपल सी बात है। तो बेसिकली आपको यहां पे क्या समझना है कि आपको फोर्स लगाना है और फोर्स, उस फोर्स की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। नहीं हुई है तो आपने वर्क डन नहीं किया है। बट फिर भी हो सकता है कि आप यार मैं बहुत थक गया, मैं दीवार में धक्का मार रहा था कई देर से, दीवार तो खिसकी नहीं पर मैं काम बहुत कर लिया। तो फिजिक्स की भाषा में उसे कार्य करना नहीं कहा जाएगा। तो ऐसा बोलते हैं ना, एफर्ट्स आर नेवर रिवॉर्डेड, ओनली सक्सेस इज रिवॉर्डेड। आप दीवार में धक्का मारे जा रहे हो, दीवार खिसक नहीं रही, आपने एफर्ट लगाया वो बेकार है, उसको लेना देना नहीं है। आप बोले यार मेरी तो एनर्जी भी गई, आपने लगाया, क्योंकि दीवार भी जो है बहुत रिजिड है, स्टिफ है, तो उससे आपको अपोजिशन मिलेगी। तो आप आपस में कबड्डी खेल रहे हो, आपकी एनर्जी का नुकसान हो गया, है ना। अब किसके अगेंस्ट आपने वर्क डन किया? एक बॉल है, आपने पिचकाई, ठीक है, पिचकाई आपने वर्क डन किया, कितना वर्क डन किया, कौन से पार्टिकल पे फोर्स लगाया, वो कितना डिस्प्लेस हुआ, कौन से अदर फोर्सेस लग रहे थे, ये सारी कैलकुलेशन, सारी चीजें हम समझेंगे वर्क के अंतर्गत। तो बेसिकली आप एक फोर्स लगाओगे और वो डिस्प्लेसमेंट के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट हुई किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया था, तब आप कहोगे कि वर्क इज डन। डन 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 डन। आप बोलो सर मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे हम फोर्स लगा रहे हैं ऐसे और ये डिस्प्लेस हो गया ऐसे। जैसे छोटे बच्चों खिलौने वाली गाड़ी ऐसे डर से लेके चले जाते हैं, ऐसे बांधी और ले गए ऐसे। तो इस केस में आप क्या कहोगे? फोर्स का, देखो आपको पता है बचपन में आपने इतना पढ़ा है कि वर्क डन जो है F डॉट S होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में याद करो मैंने आपको बताया था यूनिडायरेक्शनल का कंसेप्ट। यानी कि अगर आप इसको ऐसे खींच रहे हो तो ये वाला कंपोनेंट होगा फोर्स का। अगर मान लो ये F है, ये थीटा है, तो ये जो F cos थीटा बेसिकली ये इसे खींचने के लिए जिम्मेदार है। F cos थीटा क्या करेगा? ऊपर, इसका धरती पे बोझ कम करेगा। ये बात हमने एनएलएम में भी थोड़ी सी समझी थी, लेकिन अभी आप इसको बस ऐसा समझो कि फोर्स का आप ये वाला कंपोनेंट लो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, या फिर आप डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लो फोर्स की डायरेक्शन में, उसके बाद उन्हें मल्टीप्लाई करो। डॉट प्रोडक्ट का मतलब यही है, यूनिडायरेक्शनल का मतलब यही है।
ठीक है जी, इतनी बात हो गई सर, वर्क का हमें समझ आ गया, थोड़ा बहुत हमें आइडिया भी है, थोड़े बड़े लेवल पे बात करो। अब बात करो एनर्जी क्या है। देखो आपको पता है कि वर्क की यूनिट क्या है, जूल, एनर्जी की यूनिट क्या है, जूल, यानी कि इन दोनों के बीच में पिछले साल से कुछ चल रहा है, कुछ गड़बड़ है। अब देखो एक्चुअल में मसला क्या है, मसला ये है कि मान लो मेरे पास है 10,000 जूल एनर्जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं क्रिकेट खेलने गया, मैंने क्रिकेट फील्डिंग बॉलिंग बैटिंग जो करना आता है मेरे को कर लिया मैंने नहीं भी आता है तो भी खेलते हैं सब साथ में तो कर ही लेते हैं। अब मान लो मैंने बहुत मेहनत करी, भागा दौड़ी करी, रनिंग बिटवीन द विकेट से बहुत हुआ, आफ्टर अ रिगरस वर्कआउट मेरी 2000 जूल की एनर्जी खत्म हो गई क्योंकि मैंने उसका काम कर लिया। अब एनर्जी थी तो मैंने कार्य करा, अब 8000 जूल एनर्जी बची। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं अभी भी और कार्य करने में समर्थ हूं, लेकिन मैंने क्या चूज करा, मैंने एक गिलास दूध पी लिया, मेरे को लगा नहीं यार अभी पर्याप्त नहीं है, मैंने एक जग दूध पी लिया, मेरे पास वापस से एनर्जी आ गई, मैं दोबारा काम कर सकता हूँ, बहुत सारा काम कर सकता हूँ, मैं काम करूंगा एनर्जी खत्म हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी, फिर मुझे दोबारा दूध पीना पड़ेगा, मेरे पास और एनर्जी आएगी, मैं और ज्यादा वर्क डन कर पाऊंगा, है ना। तो बेसिकली एनर्जी और वर्क का है क्या, एनर्जी जो है वही वर्क डन में कन्वर्ट हो गया, आपके पास एनर्जी है तभी आप कुछ कर सकते हो, है ना। तो ये हो गई अपनी बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें, वर्क और एनर्जी की बात तो हो गई है। अब थोड़ी बहुत सिग्निफिकेंस आपको समझ आइए, डिटेल में मैं अभी वर्क पे चर्चा करूंगा, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। एक बार ये और समझ लेते हैं कि पावर का क्या तात्पर्य है। ये पावर क्या है सर, पावर शब्द सुनने में तो अच्छा लगता है, सर कोई कितना काम करता है ये पावर है, नहीं ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। देखो आप पावर का कंसेप्ट इस तरीके से समझो, सपोज करो यहां पे 500 ईंटें रखी हैं, कर लिया सपोज, हाँ सर सपोज तो हम कर ही लेते हैं, और वैसे भी देखो मैंने आपको बताया था आप चाहो या ना चाहो कुछ चीजें हैं जो आपको माननी ही पड़ती है ना। जैसे नासा ने कहा चांद पे पानी मिला, आपने मान लिया, नहीं आपको मानना पड़ा, नहीं मानते हो जाके देखो, है ना, सिंपल सी बात है। अब ये जो 500 ईंटें यहां पे पड़ी हैं, इसको यहां से उठा के यहां पे रखना है, इसको यहां से उठा के यहां पे रखना है। अब ये कार्य एक बाहुबली भी कर सकता है और ये कार्य एक छोटा बच्चा भी कर सकता है, लेकिन आप कहोगे कि ये जो बाहुबली है ज्यादा पावरफुल है और छोटा बच्चा बेचारा कम पावरफुल है। अब बोलो सर ये इतना काम छोटा बच्चा तो नहीं कर पाएगा, नहीं कर तो पाएगा लेकिन उसको समय ज्यादा लगेगा। कैसे, जैसे 500 ईंटें पहले एक एक टक करके नीचे गिराई और ऐसा पकड़ के ऐसे टन 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 ले जाएगा, फिर आएगा दोबारा एक एक गिराएगा, टन 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 करके ले जाएगा, तो लेके तो वो भी गया, लेकिन जो जितनी जल्दी कार्य निपटाएगा वो उतना ही पावरफुल कहलाएगा। यानी कि पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब हम इन सारे केसेस पे चर्चा करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फोर्स और फोर्स के साथ साथ फोर्स डिस्प्लेसमेंट और वर्क डन पे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो अपनी चर्चा कुछ इस प्रकार से है, जैसा कि हमें पता है वर्क डन होता है, हाँ सर एफ डॉट एस होता है, ठीक है। वर्क डन की यूनिट जूल है, सर हमें पता है। यूनिट एंड डायमेंशन की इतनी फर्जी बातें तो करो ही मत, आप तो सीधी काम की बात करो, ये फर्जी बातें ही देखनी होती तो हम आपसे पढ़ थोड़ी रहे होते। अब वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल सर हमें पता है। हमें यह भी पता है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी आता है, ठीक है जी। और ये जो भी आपने एग्जांपल दिया, फोर्स एच लगा है, डिस्प्लेसमेंट एसओ, तो आपने कोई वर्क डन नहीं किया उस डिस्प्लेसमेंट में, क्योंकि आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो, पार्टिकल ऐसे डिस्प्लेस हो कैसे सकता है, कॉमन सेंस लॉजिकल बात है। अब आप सोचो आपने एक चीज पे ऐसे धक्का लगाया और ऐसे वापस आ गए, ऐसे धक्का लगाया और ऐसे वापस आ गई, और आप फोर्स उधर लगा रहे हो, आ इधर रही है, तो यानी आपका जो वर्क डन है वो बेसिकली नेगेटिव है, यानी कि आप कुछ अश्लील कर रहे हो। मतलब एक गाड़ी चलती आ रही है, आप धक्का लगा रहे हो और फिर भी वो धीरे धीरे कम होती है, लेकिन आपको इधर ले, तो आपने क्या किया, उसकी डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट काम करा है, यानी कि आप बेसिकली उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हो, उसे अपोज कर रहे हो। आप ऐसा समझो, देखो इन दो का डॉट प्रोडक्ट क्या है, वर्क डन, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है सर, स्केलर आ गया, यहां तक हमें कोई परेशानी नहीं। यूनिट न्यूटन मीटर है ना, फोर्स क्या होगा न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी मीटर, तो न्यूटन मीटर का हो, जूल का हो, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी हमें पता है। और सीजीएस वगैरह सर हम निकाल लेते हैं, इतने इंटेलिजेंट हो गए, वो सब छोड़ो, काम की बात करो। वो खिलौने वाले एग्जांपल से शुरू करते हैं। एफ, मान लो ये एफ फोर्स लगा और ये पार्टिकल मूव करते करते यहां तक आ गया, तो फोर्स ऐसे लग रहा था, ये जो फोर्स लग रहा है ये कांस्टेंट फोर्स है, तो आप निकाल सकते हो, मान लो यहां से लेके यहां तक इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, सपोज अगर एस हो गई,
तो आप कह दोगे सर एफ एस कोस थीटा, यानी कि एफ का कंपोनेंट इधर कितना आएगा, एफ कोस थीटा इनटू एस। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। या एस का कंपोनेंट इधर कितना आएगा, एस कोस थीटा इनटू एफ, तो भी बात सही है अपनी, वहां भी हमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ सर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अगर ये मान लो ऐसे चलता जाए तो आप इजीली इसका वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप सोचो कि एक ब्लॉक है, आपको ऐसे खींचना है, एक तो आप बिल्कुल ऐसे खींच लो, एक आप ऐसे खींचो, एक आप इस एंगल पे खींचो। मान लो फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है, आप ऐसे खींचना ज्यादा पसंद करोगे। मान लो एक भारी सी चीज है, ऐसे खींचोगे, ऐसे तो उठा ही लोगे ना यार, पूरा ही अगर ऐसे फोर्स लगा दो तो उठ ही जाएगा। फिर वर्क डन भी आपने इस डायरेक्शन में कर दिया, है ना। तो इसमें बेसिकली आपको जो है क्या क्या देखना है, आपको देखना है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, आपको इसमें क्या क्या देखना है कि फोर्स कितना लगा, ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ, उनके बीच का एंगल क्या है। तो बेसिकली जब आपको पता है कि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, तीनों ही बातें संभव हैं। पॉजिटिव कब होगा, जब एफ और एस के बीच की अंजलि, इट विल बी क्यूट, इट विल बी अ क्यूट एंगल। नेगेटिव कब होगा, जब एंगल कितना होगा, ऑब्ट्यूज। और जीरो कब होगा, जब परपेंडिकुलर है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लगा रहे थे ऐसे, डिस्प्लेस हो गया ऐसे। इस बात में कोई लॉजिक था नहीं था, बस यही कहानी है। अब हमें वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा, हम वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे। और बेसिकली हमारे पास तीन केसेस होंगे। कितने केसेस होंगे, तीन केसेस होंगे। पहला हमें कैलकुलेट करना होगा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, सेकंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। देखो एक्चुअल में वैसे तो केस बनते हैं दो ही, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अगर फोर्स होता है कांस्टेंट तो आप क्या कर सकते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपका आंसर है। अगर ऐसे है तो आप क्या करोगे, तो आप कर दोगे क्या, एफ डॉट डी आर, और इसको इंटीग्रेट करोगे, आंसर निकाल लोगे, है ना। ठीक है जी सर, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मान लो आपको एफ एस ग्राफ दिया हो तो आप क्या करोगे, तो सर हम निकाल लेंगे, थर्ड केस हमारे पास ये बनता है कि एरिया अंडर एफ एस ग्राफ। अब इस केस में मसला ये है कि ये जो एरिया अंडर एफ एस ग्राफ आप निकाल रहे हो, यहां पे फोर्स जो है आपका क्या है, फोर्स, वो कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। इस पे भी हम चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। ठीक है, एक एक करके आते हैं, एक दो सवाल लेते हैं। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब अगर आप इसमें उम्मीद कर रहे हो कि मैं आपको एफ दे दूंगा, एस दे दूंगा, थीटा दे दूंगा और पूछूंगा बताओ कितना वर्क डन हुआ, तो आप गलत हैं, आप सरासर गलत हैं। आप ऐसी गंदी उम्मीदें मेरे से रख भी नहीं सकते। ठीक है, बट चलो कुछ केसेस हम देखते हैं जहां पे मान लो अगर जो आपके पास फोर्स है वो कांस्टेंट है, तो उस केस में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक एग्जांपल तो हम ये ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है भाई। वन केजी टू केजी, इस सिस्टम को हमने रेस्ट से रिलीज किया है। आपको बताना है फाइंड द वर्क डन बाय द टेंशन। देखो एक्चुअल में क्या है, आपको टेंशन भी बोला जा सकता है और आपको यह भी बोला जा सकता है फाइंड द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग ऑन बोथ द ब्लॉक्स इन 1 सेकेंड इफ रिलीज फ्रॉम रेस्ट। फाइंड द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग ऑन both the blocks in 1 second if released from rest। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब इसमें आपको करना क्या है, सर करना क्या है, बहुत आसान सा सवाल है, हम मुंह जमानी इसका आंसर बता देंगे। करना कुछ नहीं है, हमें पता है कि वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव नेगेटिव की बात करते हैं, इस पे
टेंशन लगेगी ऊपर, इस पे भी टेंशन लगेगी ऊपर, इस पे भी टेंशन लगेगी ऊपर, इसकी डिस्प्लेसमेंट भी होगी कहां, ऊपर, लेकिन इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी नीचे। तो वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन 1 kg ब्लॉक विल बी पॉजिटिव, ऑन 2 kg ब्लॉक इट विल बी नेगेटिव। टेंशन सेम है, हाँ सर सेम है, जितना ये डिस्प्लेस होगा उतना ही वो डिस्प्लेस होगा, हाँ सर बिल्कुल होगा। वर्क डन भी सेम आएगा, नेट वर्क डन 0 आएगा, क्योंकि रस्सी अपनी तरफ से कुछ थोड़ी दे देगी, रस्सी के पास कोई एनर्जी थोड़ी है जो तू एक काम कर, तू भी ले ले, तू भी ले, जाओ खुश रहो। मतलब दोनों पे रस्सी ने क्या किया, बेसिकली इसकी मेहनत इसको दे दी, मतलब उससे कुछ लिया और उसको दे दिया, है ना। बैटरी इसका रस्सी का अपना कोई विशेष योगदान नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेंशन निकाल लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको इतने अच्छे से एनएलएम पढ़ा है तो टेंशन आप स्वयं निकाल ही पाएंगे। पहले आप क्या करो, एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन कितनी निकालोगे, 20 - 10/3 g/3। ऐसा करो, इसे 10/3 लिख लो, 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गई, तो अब 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, 5/3 मीटर। ठीक है सर, डिस्प्लेसमेंट आ गई, टेंशन निकालो, वर्क डन आ जाएगा। टेंशन कितनी आएगी, आपको पता ही है, ये सवाल आपने किया था एनएलएम में भी, इसमें टेंशन तो निकाली थी। टेंशन कितनी आएगी, 40/3। कैसे पता चला, कर लो यार, इसकी टेंशन कितनी होगी, mg प्लस ma, वो है 10/3, तो कैलकुलेट करोगे आगे 40/3। अब इस पे वर्क डन कितना होगा, इस पे वर्क डन होगा 40/3 इंटू 5/3, यानी कि 200/9, 200/9 जूल। इस पे आप देखोगे तो कितना आएगा, 200/9 जूल, लेकिन माइनस का। ठीक है, खत्म कहानी। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अच्छे समझ आया, इतनी कहानी थी बस। चलो आगे चलते हैं। m, ऐसा करो, इस m को ले लो, आप वैल्यू कंसीडर कर लो 1 किलो। इस पे आपने फोर्स लगाया 20 न्यूटन, और ये यहां से डिस्प्लेस करके आप ले आए इस हाइट तक। कितना लिफ्ट करा दिया आपने इसको, सपोज करो 2 मीटर, 2 मीटर आपने इसको लिफ्ट करा दिया। ये वही 1 kg का ब्लॉक है। वर्क डन बाय, ये आपने लगाया था फोर्स F इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो आपको क्या बताना है, वर्क डन बाय फोर्स F, वर्क डन बाय ग्रेविटी। और इसी के साथ आपका एक डाउट भी क्लियर हो जाएगा, यहीं पे हम चर्चा कर लेंगे कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। एक बार हम अवश्य यहां पे थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगे भी काम आएगी। ठीक है, देखो ये फोर्स F ऊपर लगा, सबसे पहली बात, अब आप इसमें कुछ केसेस स्वयं इमेजिन करें। जैसे मान लो एक ब्लॉक है जिसका मास है m, कितना मास है इसका, m, तो मैं इसे ऊपर उठाता हूं, उठा लिया, कितनी हाइट तक उठाया, h हाइट तक उठाया, कितनी हाइट तक उठाया, h हाइट तक। तो मतलब ऐसा है, इस पे अभी जो इसका वेट है वो कितना है, mg, तो mg के जस्ट बराबर फोर्स लगाऊंगा, mg से जस्ट स्लाइटली ग्रेटर देन mg, तो मैं इसे उठा पाऊंगा। अब मैं mg ही लगा रहा हूं, तो मतलब धीरे धीरे रगड़ते रगड़ते यहां तक पहुंच गया। तो mg फोर्स मैंने लगाया था, h हाइट तक ले आया, तो मैंने वर्क डन कितना करा, रफ वर्क है समझते हैं। आपने ऊपर भी लगाया F इज इक्वल टू mg, स्लाइटली ग्रेटर देन mg, और h हाइट तक आप इसको ले गए, तो आपने वर्क डन किया mgh। कितना किया, mgh। अर्थ में कितना किया, फोर्स लगा था -mg, डिस्प्लेसमेंट h -mgh। टोटल वर्क डन कितना हुआ, 0 हुआ। आपने किया mgh, अर्थ ने किया -mgh, तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, 0। अभी भी ये रेस्ट पे था, अभी भी रेस्ट पे है, तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, 0 हुआ। पर अब आप यहां से लेके यहां तक गए, तो आपने मेहनत करी, आपने कुछ वर्क डन किया, आपने कुछ वर्क डन किया, कितना किया, इतना किया, mgh। कहां गया ये mgh, अब बोलो सर यहां से यहां तक उठाया, हमने किया mgh, ग्रेविटी ने किया -mgh, तो
हमने जो mgh किया था वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। अब छोड़ दो तो यहां पे ठक mgh काइनेटिक एनर्जी लेके गिर जाएगा। इतनी बात आपको पता है। अगर आप इसे कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो। mgh है, h हाइट से अगर आप इसको नीचे गिराओगे तो ये किस रफ्तार से गिरेगा? देखो mgh ये एनर्जी थी, ये यहां तक आते आते h हाइट तक आते आते किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। चेक करते हैं इसकी रफ्तार कितनी आती है। हाफ एम वी स्क्वायर, एम से एम गया, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh आया। हाँ सर ये तो बिल्कुल आता है। आप समझो कहानी को। देखो कहानी क्या हुई कहानी ये हुई कि इसका जो मास है वो था m, वेट हुआ mg, मैंने h हाइट तक उठाया, ग्रेविटी ने वर्क डन किया माइनस mgh। ठीक है, ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया? माइनस mgh। मैंने कितना किया? mgh। और जो मैंने mgh वर्क डन किया, ये mgh मैंने किसके अगेंस्ट किया? ग्रेविटी के अगेंस्ट। ये गया कहां? इसकी पोटेंशियल एनर्जी में। यानी कि F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, दिस रिलेशन होल्ड्स ट्रू, और डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी आर, दिस रिलेशन होल्ड्स ट्रू। ग्रेविटी ने माइनस mgh किया था, एक माइनस और लगा दो आप, टोटल हो गया कितना? mgh, जो ग्रेविटी ने किया था। अब यहां से यहां तक ग्रेविटी के अगेंस्ट आपने किया था mgh, जो कि पोटेंशियल एनर्जी बना। ग्रेविटी ने किया था माइनस mgh, उसका अपोजिट मतलब माइनस साइन के साथ, वो हुई इसकी पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि ये जो F है ये है वर्क डन, ये है कंजर्वेटिव फोर्स। क्या है ये? कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हमेशा पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होगी पेज के, नोटबुक के अपनी पेज के ऊपर जो मार्जिन लाइन होती है वहां पे लिख लो कि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हमेशा क्या डिफाइंड है? पोटेंशियल एनर्जी। पहली बात। दूसरी बात, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मैंने अभी तक हेडिंग डाल के आपको नहीं बताया। हम इस पे और थोड़ी चर्चा आगे करेंगे। अभी के लिए बस आप इतना लिख लो, इतना समझ लो, के फॉर कंजर्वेटिव, के फॉर काम की बात। जैसे आपने यहां से यहां तक h हाइट तक एक ऑब्जेक्ट उठाया, तो ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया? माइनस mgh। अब चाहे आप उसे ऐसे लहराते हुए यहां तक ले आओ, कैसे भी लाओ, डजंट मैटर, यहां से चले यहां पहुंच गए, बस h हाइट का डिफरेंस है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh, ग्रेविटी का वर्क हो गया माइनस mgh। तो k का मतलब क्या है? कंजर्वेटिव। k का मतलब है काम की बात। कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा काम की बात करेगा। काम की बात यह है कहां से चला कहां पहुंचा, यानी कि जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है, फोर्स कंजर्वेटिव है, और पाथ पे डिपेंड करता है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। जैसे कि अनवांटेड फोर्सेज है कुछ, जैसे विस्कस ड्रैग है, ये है, वो है, फ्रिक्शन वगैरह है, जितने फोर्स आप जैसे जैसे जाते जाओ लगते जाएंगे, ये सारे फोर्स नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये जो फोर्सेज हैं ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स क्या है क्या नहीं, वो मैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पे बताऊंगा, उसके लिए अलग से चर्चा करेंगे। वो एक अलग कहानी है, अलग कंसेप्ट है, अलग खेल है, अलग सुंदरता है उसमें। ठीक है, चलो अब इसको मैं मिटाता हूं, और चलो ऐसा करते हैं, मिटाते भी नहीं है, अपना इस सवाल पे आते हैं और इस सवाल पे चर्चा करते हैं। देखो चर्चा क्या है? वर्क डन बाय फोर्स F। करते हैं चर्चा। F फोर्स ने कितना वर्क डन किया होगा? फोर्स लगा 20 न्यूटन, और 20 न्यूटन फोर्स लगा, 2 मीटर लेके गया, 40 जूल का वर्क डन हो गया। इस ग्रेविटी ने कितने किया? माइनस mgh, मतलब mg कितना? 10, और h कितना? 2 cos 180 डिग्री, यानी कि माइनस, तो ये हो गया माइनस का 20 जूल। अब आप समझो 1 किलो का ब्लॉक था, मैं 10 न्यूटन लगाता तो भी उसे उठा सकता था, है ना। यहां से यहां तक ले गया, ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया? माइनस 20। अगर मैंने 20 न्यूटन की बजाय 10 न्यूटन का भी फोर्स लगाया होता तो भी ग्रेविटी ने कितना किया होता? माइनस 20, और मैं इसे ले जाता। तो मैंने 20 का क्यों लगाया भाई? और अगर 20 का लगा दिया तो उससे होगा क्या? मैंने वर्क डन किया 40, ग्रेविटी ने किया माइनस 20, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के नाम पे कितना स्टोर हुआ होगा? 20 जूल। बाकी का 20 कहां गया? है ना, बाकी का 20 कहां गया? बाकी का 20 होगा इसकी काइनेटिक एनर्जी। बाकी का 20 क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। जैसे आप एक बॉल है, हाथ में लेके जा रहे हो, यहां तक बैलेंस किया, और आप ऊपर, तो आपने ग्रेविटी से ज्यादा फोर्स लगाया, यहां तक जाके फोर्स रिलीज कर दिया, तो वो एक रफ्तार लेके वो बॉल ऊपर चली गई। तो बेसिकली आपने क्या किया? उसको एक्सेलरेट करवाया।
अब ऐसे कुछ सवाल बनते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है आपने रखा, यहां तक आप छोड़ के फोर्स लगा, उसके ऊपर चला गया, तो आप देखो यहां से यहां तक की भी पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर की भी। ऐसे सवाल आपको आगे मिलेंगे, हम करेंगे कुछ सवालों की प्रैक्टिस। बट मैं अभी आपको इस सीरीज में, ये सीरीज रिवीजन, क्रैश कोर्स, फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम सब कुछ है। और ये सीरीज जो है आप ऐसा समझ सकते हो, ये थोड़ा सा फास्ट ट्रैक टाइप है, ठीक है। इसके बाद हम और सवालों की प्रैक्टिस, एक बार ये कोर्स हो जाए उसके बाद हम और सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये मैं उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ आई होगी। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मान लो अब आपके पास में है कोई वेरिएबल फोर्स, क्या है, वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स में क्या करोगे, जैसे मान लो फोर्स आपको दिया है 3+4x, ठीक है। मतलब कि रेस्ट पे भी हो आप, 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है, लगा और फोर्स क्यों बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। तो जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा और ज्यादा डिस्प्लेस करवाएगा, और ज्यादा बर्डन करेगा, है ना। तो अब आपको बताना है कि मान लो x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 3 मीटर तक ले जाने में इस फोर्स ने एक पार्टिकल पे कितना वर्डन किया होगा। देख लेते हैं कितना किया होगा। डिस्प्लेसमेंट अपने को पता है, फोर्स पता है, ऐसा करो यार 3 मीटर नहीं 4 मीटर ले लो, 5 ले लो, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन कितना आएगा। वर्क डन आएगा एफ डॉट डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन, यानी कि 3+4x dx, ठीक है। x की वैल्यू 2 से लेके 5 तक डाल देंगे, तो इंटीग्रेशन आएगा 3x+4x²/2, लिमिट्स अगेन 2 से लेके 5 तक। वैसे मुझे शर्म आ रही है सवाल आगे सोल्व करने में, भाई इतना तो कर लोगे ना यार, वैल्यू डाल देना। 3x है तो ये तो 3x ही हो गया, प्लस ये हो गया 2x², वैल्यू डाल दोगे 5-2, तो यहां से कितनी वैल्यू आएगी 3, 5-2, मतलब आप पहले पूरा डालो, इसमें 5 डाल दो, माइनस फिर 2 डाल दो, तो आंसर आ जाएगा। कैसे, 3 × 5 प्लस 2 × 5 का स्क्वायर, ये माइनस 3 × 2 ब्रैकेट में रखें प्लस 2 × 2 का स्क्वायर। अब ये मत बोलना सर ले देके फिर फाइनली वैल्यू क्या आएगी वो भी लिख दो, अब ज्यादा हो जाएगा। इतना करके दिखा दिया, क्योंकि मैंने आपको इंटीग्रेशन की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाई है, कहीं आप लिमिट्स डालने में गलती कर दो और ये 5-2 सीधा यहां पे 3 लिख दोगे तो आंसर गलत आ जाएगा, इसलिए मैंने आपको एक सवाल करके दिखा दिया, ठीक है। चलो वेरिएबल फोर्स पे हम एक और सवाल करते हैं। जैसे अपना स्प्रिंग का ही फोर्स होता है ना, तो स्प्रिंग फोर्स आपको पता है होता है फोर्स इज इक्वल टू के एक्स, वेयर एक्स जो है वो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है। आपको बोला गया है वर्क डन निकालना है, पहले केस में x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू 2a तक जाना है, या ऐसा करो 0 से चलो, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a तक जाना है। सेकेंड केस x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू 2a तक जाना है, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, चलो आ जाओ। तो फोर्स अपने को पता ही है, F डॉट dx, ये होगा वर्क डन, निकाल लो। तो kx dx, तो ये कितना आएगा kx²/2, कितना आएगा kx²/2। अभी तक हमने लिमिट्स नहीं डाली। अब देखो ये जो है हमने फोर्स लगाया और इतना वर्क डन कर लिया। अब अगर आप स्प्रिंग वाले फोर्स की एग्जैक्ट बात करो तो ये क्या होता है, -kx होता है ना। तो आप उसका नेगेटिव लेते हो, वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। यहां पे क्या है kx आप लगा दो, तो आपने इतना वर्क डन कर दिया जो कि उसकी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। ठीक है जी सर, इतनी बात समझ आई। पहले केस की चर्चा करो, पहले केस की चर्चा करो। kx²/2 में लिमिट्स डालेंगे यहीं पे, kx²/2, ये देखो ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, kx²/2 है। अदरवाइज आप लिमिट्स डालोगे x1 से लेके x2, तो ये बेसिकली ऐसा कुछ आएगा, x1 से लेके x2, 0 से a, तो ये आ गया ka²/2। आगे चलो, अब आप क्या करो, a से 2a की वैल्यू डाल लो। आ गया 3ka²/2,
0 से a तक खींचने में वर्क डन हुआ है x, a से 2a तक हुआ है 3x, 1 3 5 7 ऐसे चलता रहेगा सिलसिला। पॉइंट टू बी नोट करके लिख लेना। अगर आप एक स्प्रिंग खींच रहे हो, यहां नेचुरल लेंथ है, x पोर्शन खींचा, वर्क डन हुआ सपोज 1, अगले x में होगा 3, अगले x में होगा 5, अगले x में होगा 7। पहले खींचा x, वर्क डन हुआ 1, 0 से x 1, 0 से 2x 4, 0 से 3x 9, 0 से 4x 16। ये दोनों रेशो जैसे फ्री फॉल में थे, ठीक उसी प्रकार से आपको याद रखने हैं और इसी तरीके से इतनी अकल आपको लगा लेनी है, समझ लेना, उसको रिलेट कर लेना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। और अब हम देखते हैं क्या देखेंगे अब हम, ग्राफ। फोर्स लगा 10 न्यूटन का, 5 सेकंड ले लेते हैं इसको। बताओ वर्क डन कितना होगा। आप बता दोगे कि सर फोर्स है 10 और सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर इन मीटर, तो ये 10 न्यूटन है, ये 5 मीटर है। तो आप बोलो सर 10 न्यूटन का फोर्स 5 मीटर तक लगता गया, तो कितना फोर्स कितना है 10, डिस्प्लेसमेंट है 5, तो वर्क डन कितना आना चाहिए 10 इंटू 5 यानी कि F डॉट एस, तो ये कितना आ जाना चाहिए 50 मीटर। बिल्कुल सही बात है, 50 मीटर आ जाए, सॉरी 50 जूल, 50 जूल, तो ये 50 जूल आ जाएगा। अब आप अगर आप इसका एरिया कैलकुलेट करो तो एरिया भी कितना आएगा 50। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले केस में आओ, फोर्स पहले 0 था, बढ़ता गया फोर्स, फोर्स फाइनली हो गया 10 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट आज भी हमारी हुई है 5 मीटर, ये है F, ये है S। इस ग्राफ को सोल्व करो। आप कह दो सर हम इसका एरिया निकाल लेंगे, आप बिल्कुल निकाल दोगे, लेकिन अब देखो ये है वेरिएबल फोर्स। क्या मैं कह सकता हूं, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो इसकी स्लोप कांस्टेंट है। क्या मैं कह सकता हूं कि ये 5 है, ये 10 है, ये 3 है, ये 6 है, 0 पे 0, 1 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 6, 4 पे 8, 5 पे 10, यानी कि एक रिलेशन मिल गया मेरे को, फोर्स इज इक्वल टू 2s या 2x कह सकते हो आप। ठीक है, तो आपको फोर्स ग्राफ देख के समझ आ गया ना इतना, यानी कि फोर्स वेरिएबल है। वेरिएबल फोर्स में आप क्या करते हो, F डॉट एस लगाने की बजाय, F डॉट एस लगाने की बजाय क्या करते हो, F डॉट dx करते हो। वर्क डन क्या करते हो, F डॉट dx, और इसको इंटीग्रेट। तो ये कितना है 2x dx, 2x dx, और x की वैल्यू 0 से लेके 5, तो ये क्या आएगा 2x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट गया, x स्क्वायर, 25 जूल आंसर आ गया। यही बात आपको मुझे एनालाइज करवानी थी, मतलब फील करवानी थी। अब आप अगर इसका एरिया कैलकुलेट करोगे तो वो भी हाफ बेस इंटू हाइट से 25 ही आएगा, यानी कि एरिया के केस में चाहे फोर्स कांस्टेंट हो या फिर वेरिएबल हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करोगे, हाफ बेस हो गया 5, हाइट हो गई 10, ये आ गया 25 जूल। टेंशन है, आगे चलें, चलो आगे चलो, एक और सवाल ले लो सर, लाइन खींचते हैं बढ़िया से। हाँ एक और लाइन खींच लेते हैं यार। हाँ डॉट 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 एफ एस। चलिए अब देखो, अभी यहां पे फोर्स जो है वो नेगेटिव है, यहां पे जो फोर्स है वो पॉजिटिव है। आप एक बात याद रखें, अगर मान लो आपके पास एफ एस ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है, एफ एस, तो यहां से यहां तक वर्क डन आएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ऊपर है एक्स एक्सिस के
तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। ठीक है, अब आपको बेसिकली इसको भी समझना किस प्रकार पे है। जैसे मान लो ये फोर्स आपको दे रखा है, ये वैल्यू ले लेते हैं, सपोज करो ये वैल्यू है 10 न्यूटन, और ये वाली वैल्यू आप ले लो, ये भी 10 न्यूटन ही ले लो, ये ले लो 4 मीटर ले लेते हैं इस बार, और इसको भी 4 मीटर ले लेते हैं। ये बेसिकली -4 है और वो +4 है। अब आपको क्या करना है, वर्क डन निकालना है। वर्क डन निकालना है कहां से, पहला केस x इज इक्वल टू -4 से x इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहला केस x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -4 से x इज इक्वल टू +4। ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। आप बोलो सर एरिया निकाल लेंगे, हाफ बेस हाइट 20 आ गया, तो पहले में आ गया -20 जूल, दूसरे में आ गया प्लस का 20 जूल, और इसमें आ गया 0। यानी कि इसमें यहां पे जितना पॉजिटिव हुआ वहां पे उतना नेगेटिव। ये वाले एरियाज आप देख सकते हैं, तो ये जितना नेगेटिव ये उतना पॉजिटिव। अब आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए, सवाल ये है कि सर थर्ड क्वाड्रेंट में तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मतलब F और S दोनों ही नेगेटिव हो गए, तो वर्क डन तो पॉजिटिव आ जाना चाहिए। यस और नो? अरे यस और नो? हाँ, आप अगर ऐसा सोचते हैं तो एक अच्छा सवाल बनता है, परंतु आप गलत सोचते हैं। अब इस सवाल को मैं हल करने जा रहा हूं। अब देखो आपको बोले -4 से 0, यानी कि बेसिकली आप यहां से यहां तक गए हैं, आपकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ही है, फोर्स नेगेटिव है। अगर आपको बोला जाए 0 से -4, तो आप कह सकते हो कि 0 से -4 निकालोगे तो वो 20 जूल ही आएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ आई होगी कि -4 से 0 डिस्प्लेसमेंट आपकी थ्रू आउट यहां से यहां तक ऐसे पॉजिटिव ही चल रही है। अगर आपको 0 से -4 बोले तो आप पॉजिटिव वर्क डन कह सकते हो, क्योंकि इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव होगी और फोर्स भी नेगेटिव ही होगा, है ना। तो ये हमने वर्क डन पे आज बेसिक से चर्चा करी। वर्क डन कैलकुलेट किया हमने, कांस्टेंट फोर्स का, वेरिएबल फोर्स का और एरिया का। अब देखो सवाल बहुत सारे बनते हैं, आपको काफी सारे सवालों की प्रैक्टिस करनी है। कुछ मैं चैप्टर कंप्लीट होने के बाद करवाऊंगा, और उसके बाद अलग से सीरीज शुरू करेंगे जिसमें मैं नीट, मेंस, एडवांस, ये सब पीवाईक्यूज, इरोडोफ, क्रोटोफ के सवाल, ये सब हम लेके चलेंगे बाद में। बट अभी जो है कम समय में, जो अभी मैं उस कंसेप्ट पे फोकस कर रहा हूं, उन चीजों पे फोकस कर रहा हूं जो बिल्कुल बेसिक है, आपको आनी चाहिए। और बेसिक के साथ साथ उसमें इतना आप इस योग्य जरूर सीख लेंगे कि आप अगर खुद से कुछ ट्राई करें तो आप कर पाए, फंडामेंटली और कंसेप्चुअली आप स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, तो आज हमने चर्चा करी है वर्क पे, नेक्स्ट लेक्चर में हम चर्चा करेंगे एनर्जी पे और पावर पे। ठीक है।